हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा आपकी क्लास 11th बुक 1 चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, संविधान क्यों और कैसे। तो इसमें हम अपनी जो है एक छोटी सी अब जर्नी आप कह दो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की। संविधान निर्माण का कार्य कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा, ठीक है, और कैसे ये प्रक्रिया ये प्रोसेस जो है कैसे स्टार्ट हुआ वो हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। जिस कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि संविधान है क्या, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संविधान होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ रूल्स एंड लॉज अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज जनरेटेड। तो संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है, एक ऐसी हम कह दें कि बुक है, ठीक है, किताब है, कानूनी किताब, जिसमें कि सभी रूल्स, सभी नियम और कानून जिसके द्वारा किसी स्टेट को, किसी राज्य को चलाया जाता है, वहाँ के शासन को आगे बढ़ाया जाता है, उसमें वो सारे नियम लिखे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं संविधान, ठीक है। तो इसी संविधान को जो है लोकतंत्रात्मक देशों में कैसे संविधान को अपनाया गया और कैसे हमारे भारत देश ने संविधान बनाने की इस प्रक्रिया को किया, तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट इज़ व्हाट आर द नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ज़रूरत क्या है जब हमने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया, डेमोक्रेसी को अपनाया, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत तो पड़नी ही थी, क्योंकि वेयर वी हैव टू फॉलो द रूल्स विच आर गवर्नमेंट इज़ एडमिनिस्ट्रेशंस ऑल रूल द कंट्री, ठीक है। तो पूरी कंट्री को शासित करने के लिए, पूरे देश का शासन चलाने के लिए कुछ नियम्स बनाना ज़रूरी था, ठीक है, शासन का एक रूप जो है निश्चित करना ज़रूरी था, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी। The first function of a constitution is to provide a set of basic rules that allow for minimum coordinations and assurance amongst member of a society. तो that is the first function. कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला काम क्या होता है कि वो सहयोग को बनाए रखे जितने भी समाज के सदस्य हैं। समाज में रहने वाले जो सभी लोग हैं, जो सभी समुदाय हैं, अगर उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, अगर उनमें सहयोग की भावना नहीं होगी, तो फिर वो देश का जो शासन है वो अच्छे से नहीं चल सकता। दैट्स वाई कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है। द सेकेंड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू स्पेसिफाई द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। इट क्लियरली मैंशन द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में जो एक डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके पास होगी, निर्णायक शक्ति किसके पास होगी, हमारे देश की जो चीज़ें हैं वो कैसे चलेंगी, उसको निर्णय करने की जो एक जिम्मेदारी है वो किसको मिलेगी, वो हमारे संविधान में लिखा जाता है। और क्लियरली साफ तौर पर इसमें लिखा गया है कि वो कौन कौन से संस्थान होंगे, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन होंगे जो गवर्नमेंट मेकिंग का काम करेंगे। Third is the function of constitution is to impose reasonable limitation upon the powers of government, provision of fundamental rights, judicial review, custom and traditional, ensures a constitutions and limited government। तो तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इसमें रीजंस लिखे होंगे, ठीक है, रीजनेबल लिमिटेशन, यानी एक कारण सहित जो रोक टोक लगाना, एक रोकथाम लगाना, कंस्ट्रेंट लगाना, ठीक है, कि गवर्नमेंट की शक्तियों पर जो है उनको सीमित भी करना, उन पे कुछ रोक भी लगाना, ताकि वो जो है वो एम्पावर्ड ना हो जाएं, ठीक है, वो बिल्कुल एक तरह से जिसे हम कहते हैं कि तानाशाह का रूप ना ले लें, डिक्टेटरशिप वो ज्वाइन ना कर लें, तो उन ऑर्गेनाइजेशन पर कुछ ना कुछ जो है वो कुछ रीजनेबल लिमिटेशन, यानी कुछ उन पे बंदिशें लगाना ज़रूरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार जो हमें दिए गए हैं, जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्याय पुनरीक्षीकरण की जो एक जिसे हम कहते हैं पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है कि हमें दी गई है, कि जैसे ही कोई जजमेंट हमारे केस में, हमसे रिलेटेड कोई केस में हमारे लिए आता है, तो हम उसको जो है चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो जितने भी ट्रेडिशन हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिखे हुए हैं वो हमारी गवर्नमेंट को लिमिटेड करते हैं। द फोर्थ फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एनेबल द गवर्नमेंट द फुलफिल द इंस्पायरेशन ऑफ अ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर अ जस्ट एंड ऑर्डिनरी सोसाइटी। तो एक सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरत की चाहिए वो हमारे संविधान में लिखी हुई हैं।
प्रोविज़न अडॉप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्री, दैट इज़ योर नेक्स्ट टॉपिक, कि हमारे संविधान में जो अलग अलग प्रोविजंस लिए गए हैं, अलग अलग जो चीज़ें ली गई हैं, वो हमारे जो संविधान सभा के मेंबर्स थे, जो हमारे सदस्य थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिसके हेड थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिसके पहले जो है एक चेयरपर्सन थे, ठीक है, अध्यक्ष थे उस असेंबली के, तो उन्होंने पूरे विश्व के अलग अलग संविधानों को स्टडी किया, डीप स्टडी किया, और वहाँ से जो कुछ अच्छी चीज़ें वो ले सकते थे वो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ली। तो वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन कौन सी चीज़ें अपने संविधान में ली हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी ये जो वोटिंग सिस्टम है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलेंगी वही जो है जीतेगा, ये सिस्टम ब्रिटेन से लिया गया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो एक संसदीय सरकार की प्रणाली हमारे देश में है कि संसद होगी, उसके 2 सदन होंगे, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन जो चलेगा वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हर हिज रोल, स्पीकर होता है बेटा, देखो हमारे स्पीकर भी होते हैं लोकसभा में, डिप्टी स्पीकर भी होते हैं, ठीक है, तो वो जो हैं विधानसभा में भी स्पीकर होते हैं। तो ये जो पद है इसका, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हिज हर रोल, ठीक है। लॉ मेकिंग प्रोसीडर, यानी कानून बनाने की जो प्रक्रिया है जो संसद में ली जाती है वो भी कहाँ से ली गई है? वो भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट इज द सिंगल सिटीजनशिप, यानी एकल नागरिकता, ये भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। एकल नागरिकता क्या मतलब होता है बेटा? कि बेशक हम अलग अलग स्टेट में रहते हैं लेकिन जो नागरिकता है वो हमारी भारतीय नागरिकता रहेगी, यानी सिंगल सिटीजनशिप जो है हमें मिल रही है। नेक्स्ट इज यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका के संविधान से हमने क्या ले रखा है? चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की जो एक्ट है वो सारा हमारा अमेरिका से लिया गया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है जो हमने पूरा एक 9th क्लास में अपना पढ़ा हुआ है, वो सारा जो है एक यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरीक्षण की जो शक्ति है न्यायालय के पास वो वहाँ से ली गई है। वाइस प्रेसिडेंट एंड द एक्स ऑफिशियो ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के जो प्रदेन सदस्य होते हैं, ठीक है, पदेन, इसे कहते हैं एक्स ऑफिशियो यानी पदेन सदस्य, तो वो सारे वहाँ से लिए गए हैं। प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेम्बल है, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है जो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम जो है एक, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, प्रेम्बल, तो वो हमने यूएसए से ली है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाना, इम्पीचमेंट, उसको उसके पद से हटा देना, तो ये भी हमने कहाँ से लिया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। नेक्स्ट इज फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है? प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, द आइडिया ऑफ रिपब्लिक इन द प्रेम्बल, हमारे प्रेम्बल में जो एक वर्ड आता है गणतंत्र, रिपब्लिक, वो हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, समानता, अखंडता, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली है? फ्रांस के संविधान से। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अ क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी एक संघीय शक्ति, संघात्मक जो राज्य का शासन है वो हमने कनाडा से लिया है। द आइडिया ऑफ रेजिड्यूल पावर, रेजिड्यूल्स पावर क्या होती है बेटा? कि कुछ नए नए जो एक नियम है, यानी संविधान में संशोधन के द्वारा, अमेंडमेंट के द्वारा जो है नई चीज़ों को भी इसमें ऐड किया जा सकता है। जैसे आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रसारण की नई चीज़ें हैं, तो वो हमने ऐड करी हैं। एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में, जो हमारे उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय में जो दिल्ली में है, उसमें जो एडवाइजरी कमेटी रखी गई है वो हमने कनाडा के संविधान से ली है। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसीजर, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? कि कैसे जो है राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन होगा और हमारे संविधान में जो अमेंडमेंट होंगे, जो उसमें संशोधन किए जाएंगे, वो कैसे होंगे, ठीक है। उसके बाद है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है बेटा? देखो ये हमारी जो होती है एक, जिसे हम कहते हैं राज्य सूची, ठीक है, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, तो ये कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? समवर्ती सूची, यानी जो विषय बच जाते हैं राज्य सूची से और केंद्र सूची से वो हम कॉन्करेंट लिस्ट में डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा
अब देखो जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट यानी जब एक जो पार्लियामेंट है हमारी, उसके दो सदन है, लोकसभा राज्यसभा, तो दोनों की इकट्ठी बैठक जो है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कभी भी बुला सकते हैं, वो हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट इज द सोवियत यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन और USSR। ठीक है, आजकल हम इसको रशिया कहते हैं। तो रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो यहाँ से लिए गए हैं। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो धारणा है वो हमारे USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट इज द मेन पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन। द ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन वॉज मूव्ड बाय पंडित नेहरू बिफोर द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन को हिंदी में कहते हैं बेटा उद्देशिका। ठीक है, यानी जब फर्स्ट मीटिंग हमारी संविधान सभा की हुई थी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की हुई थी, तो हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे आज़ाद भारत के, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपने भाषण में संविधान सभा के आगे अपनी उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। इसी को हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, द असेंबली रिटेन्स द लैंग्वेज एंड स्पिरिट ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ये जो असेंबली थी, ठीक है, यानी कौन सी इतनी सरल भाषा का इस्तेमाल हमारे संविधान में किया जाएगा ताकि इसको सभी जो है वो समझ सकें आसानी से, और इसको ऑब्जेक्टिव को जो है आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है, संविधान की आत्मा इस उद्देश्य प्रस्ताव को कहा जाता है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। द मेन पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इसके मुख्य जो है पार्ट्स हैं वो कौन से हैं, कौन से भाग हैं उद्देश्य प्रस्ताव के। इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक, ये हम उसकी प्रस्तावना में सारा पढ़ते हैं कि भारत जो है वो स्वतंत्र, प्रभुसत्ता संपन्न और गणतंत्र देश है। इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेबल ब्रिटिश यूनियन टेरिटरीज। अब देखो जो ब्रिटिश यूनियन टेरिटरीज थी, यानी ब्रिटेन का हमारे ऊपर कब्जा था, या कह लो कि ब्रिटेन ताज के अंडर हमारा शासन चलता था, तो उससे जो है वो अब बिल्कुल अलग हो गया है। ऑल पावर्स एंड अथॉरिटीज ऑफ सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट इंडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूशन शैल फॉलो फ्रॉम द पीपल। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो प्रभुसत्ता संपन्न है, जो हमारी स्वतंत्रता है, वो भारत के लोगों द्वारा ही सुरक्षित की जाएगी और उन्हीं के द्वारा इसको प्राप्त किया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें ऐड थी। और उसके बाद द मिनॉरिटी, बैकवर्ड, ट्राइबल क्लासेस, और जो हमारी जितनी भी अलग अलग कम्युनिटीज़ थी जिनको हम मिनॉरिटी कहते हैं, ठीक है, जैसे कि अब जो दलित वर्ग है उनको रिजर्वेशन दिया गया है। तो यार ये सारी चीज़ें हमारी जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में रखी गई थी कि इन सब को, छोटी जाति के लोगों को, जिनको कि छोटी जाति समझा जाता है, जिनको पिछड़ा वर्ग समझा जाता है, उनको ऊपर उठाने के लिए भी एक जो है सामाजिक न्याय को व्याप्त करने के लिए काम हमारे संविधान में किया जाएगा। ऐसे रूल्स हमारे संविधान में लिखे जाएंगे, ऐसे प्रावधान उसमें किए जाएंगे, स्वतंत्रताएं दी जाएंगी ताकि हमारे देश के लोग, समाज के लोग अपना जो है चहुमुखी विकास कर सकें। ठीक है, द फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, यानी ये संविधान ऐसा बनाया जाएगा जो हमेशा विश्व शांति के लिए काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक संविधान सभा उसके लिए बनाई गई, उसमें जो है उसके फीचर्स क्या हैं, कौन कौन सी उसकी मुख्य बातें हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ये विश्व का सबसे लंबा संविधान था उस टाइम पे, और आज के टाइम पे भी अगर हम बात करें तो इसकी संख्या जो है आर्टिकल्स की बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, जो मेन हमारा जो एक संविधान बना था उसमें 356 अनुच्छेद थे उस टाइम पे, तो अब जो है इसकी संख्या बढ़कर जो है वो हो गई है 448। आर्टिकल्स हमारे संविधान में कितने हैं, 448। अब इसके कितने पार्ट्स हैं, 25। पहले इसमें जो है 12 पार्ट्स थे इसके, अब 25 पार्ट्स हो चुके हैं। शेड्यूल कितने हैं इसके, 12, यानी अनुसूचियाँ कितनी बन गई हैं इसकी, 12 हो गई हैं अब। ठीक है, प्रोविज़न ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकारों का प्रोविज़न है, मौलिक अधिकारों की जो चीज़ है वो कहाँ रखी गई है, पार्ट 3 संविधान के भाग 3 में जो है अनुच्छेद 14 से लेके 32 तक जो है इसमें हमारे मौलिक अधिकार रखे गए हैं। प्रोविज़न ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को रखा गया है संविधान के भाग 4 में, आर्टिकल 36 to 51। ठीक है, इट इज़ नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। नॉन जस्टिसेबल का क्या मतलब होता है बेटा, कि ये जो हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हम। राज्य के लिए कुछ निर्देश हमारे संविधान में लिखे गए हैं कि राज्य को ऐसा करना चाहिए, शुड बी
करना चाहिए वर्ड यूज हुआ है, तो इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते अगर राज्य ऐसा नहीं करता है तो। लेकिन हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, कोई हार्मनेस हमारी फंडामेंटल राइट्स को हो रही है, हमारे मौलिक अधिकारों को कोई छीनने का प्रयास कर रहा है, तो उसके लिए हम कोर्ट की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। प्रोविज़न ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो कहाँ रखे गए हैं? स्टेट बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, 1976 में जो है 42वां संविधान संशोधन हमारा हुआ था, जिसके आधार पर हमारे 10 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में ऐड कर दिए गए थे। ठीक है। उसके बाद है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारी जो संसदीय सरकार है, हमारे संविधान में क्या हमारी सरकार का कौन सा रूप रखा गया है? संसदीय सरकार, पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है। सोर्स ऑफ दिस सिस्टम, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी, रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एक्सिक्यूटिव। पार्लियामेंट हमारे देश की जो है एक सर्वोच्च संस्था है, कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था हमारे देश में कौन सी है? वो संसद है। ठीक है। इसमें जो है हमारी कार्यपालिका और विधान पालिका, लेजिस्लेटिव और एक्सिक्यूटिव, दोनों में क्या रिलेशन है वो उसमें लिखे जाएंगे। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद द सेंटर, स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है। अब देखो सेंटर जो है हमारा, केंद्र सरकार जो है हमारी, जैसे कि हमारी केंद्र सरकार है अभी दिल्ली सरकार। ठीक है। प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो दिल्ली सरकार हमारी भारत की केंद्र सरकार है। क्यों? क्योंकि दिल्ली हमारी राजधानी है, कैपिटल है इंडिया की, तो वो जो है स्ट्रॉन्ग रहेगी, मजबूत रहेगी हर हालत में। उसके जो अधिकार हैं, पावर्स हैं, वो हमेशा स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा रहेंगे। बेशक हमने फेडरल सिस्टम को अपनाया हुआ है, बेशक हमने जो है शक्तियों का पृथक्करण यानी शक्तियों को बांटा हुआ है राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में, और जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय सरकार में, जिसमें पंचायत आती है, जिसमें नगर पालिकाएँ आती हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस। लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग कौन रहेगा? वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी। ठीक है। एंड इंडिपेंडेंट एंड इमोशनल जुडिशरी। अब देखो जुडिशरी, न्यायपालिका हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, हमारे संविधान में ये लिखा गया है कि वो हमेशा से ही स्वतंत्र रहेगी, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं रहेगा। मिक्सचर ऑफ रिगनिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखो मिक्सचर ऑफ रिगनिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी ये सख्त भी है, इसको बदला नहीं भी जा सकता, इसके रूल्स बहुत सख्त हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी, बदला भी जा सकता है। दोनों तरह के गुण इसमें हैं हमारे संविधान में। यानी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के लिए एक विशेष प्रोसेस जो है वो करना पड़ता है पार्लियामेंट में, जिसके अनुसार हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन वो इतना भी ईजी नहीं है कि कोई भी सरकार आए और अपनी मर्जी से उसमें जो है वो संशोधन कर दे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का धारणा जो है, प्रोसेस जो है हमारे संविधान में रखा गया है कि जो भी 18 साल से ऊपर के जितने भी हमारे नागरिक हैं भारत के, सबको वोट डालने का अधिकार है। उनके साथ किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, ग्रीड, सेक्स। ठीक है। कम्युनिटी, कास्ट यानी जाति के आधार पर, समुदाय के आधार पर, लिंग के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, वर्ग के आधार पर कोई भी किसी तरह का भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाएगा। सिंगल सिटीजनशिप, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है।